माँ, राकेश भैया का फोन आया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। मोहन गंभीर स्वर में अपनी माँ सविता देवी से बोला। क्या कहा? राकेश बीमार है? क्या हुआ है उसे? तू मुझे जल्दी से उसके घर पहुंचा दे। सविता देवी अपने छोटे बेटे मोहन की बात सुन परेशान हो उठी। दादी दादी, आप कहाँ जा रही हैं? तभी मोहन के 5 वर्षीय बेटे दीपक ने सविता देवी से बहुत प्यार से पूछा। मैं तुम्हारे बड़े पापा के घर जा रही हूँ बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। सविता देवी पोते के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। आप वहां से जल्दी आ जाना दादी, मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एकाएक सविता देवी की 9 वर्षीय पोती दीपा बीच में ही बोल पड़ी। आ जाऊंगी बाबा, पहले जाने तो दे। सविता देवी भी अब भाव विभोर हो उठी। सविता जी को बस स्टैंड छोड़ने घर के सभी सदस्य आए थे। मोहन अपनी माँ को अपने बड़े भाई राकेश के घर छोड़कर वापस लौट आया था। माँ के बिना अब मोहन का घर कुछ सूना सूना सा हो गया था। राकेश के घर पहुंचकर सविता देवी बिल्कुल चौंक गई। राकेश बिल्कुल ठीक ठाक था। बेटा, तुमने तो बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, पर देखने में तो तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। सविता देवी ने हैरानी से अपने बड़े बेटे राकेश से पूछा। बीमार था माँ, आज पहले से कुछ बेहतर महसूस हो रहा है, कमजोरी अभी भी है। राकेश ने झट से बहाना बना दिया। बहू कहाँ है बेटा? सविता देवी अपनी बहू को घर में ना पाकर बोली। निशा दफ्तर गई है, राकेश बोला। और बच्चे? बंटी तो स्कूल गया है और बिट्टू पड़ोस में है। पड़ोस में क्यों? सविता देवी ने आश्चर्य से पूछा। घर में कोई नहीं रह जाता ना माँ, इसलिए तो तुम्हें बुला लिया। राकेश के मुंह से अब सच्चाई निकल ही गई। सविता देवी आगे कुछ नहीं बोली। वे जान चुकी थी कि वे यहाँ पर क्यों बुलाई गई है। कुछ देर बाद निशा घर आ गई। वो अपनी सास को एक नजर में नहीं पहचान पाई। आया का इंतजाम हो गया? निशा राकेश की माँ को देखकर बोली। धीरे बोलो, माँ आई हुई है। राकेश फुसफुसा कर बोला। चलो अच्छा हुआ, आया की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। निशा के मुंह से ये बात सुन सविता देवी स्तब्ध रह गई। वे आया की हैसियत से यहाँ बुलाई गई है, ये सोचकर उनकी आंखें भर आईं। उन्हें याद आया कि मोहन की पत्नी स्वाति उनका कितना आदर करती थी। जब वे कहीं बाहर से आती थी तो कितने स्नेह से वे उनके पांव छूती थी। आज जब राकेश की पत्नी निशा घर आई तो सविता देवी ने सोचा कि जब बहू मेरे पांव छुएगी तो मैं उससे कहूंगी कि तुम अपने बच्चे को पड़ोसन के घर मत छोड़ा करो। पर जब निशा ने राकेश के 2-3 बार कहने के बाद सविता देवी के पांव छुए तो उन्हें निशा के स्वभाव का पता चल गया और उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। हालांकि यहाँ सविता देवी को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं थी। घर के काम करने के लिए अलग से एक आया भी थी। सविता जी का काम सिर्फ बिट्टू को संभालना था। मोहन के घर में तो वो काम में थोड़ा बहुत हाथ भी बटा देती थी। मोहन के बच्चों के साथ उनका वक्त कैसे बीत जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। 3 वर्षीय बिट्टू से भला सविता जी अपना वक्त कैसे काटती। बिट्टू को खिला पिलाकर सुलाने के बाद सविता देवी तन्हा रह जाती। आ बेटा, मैं तुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। सविता देवी वीडियो गेम खेल रहे अपने बड़े पोते बंटी से बोली। सविता देवी अपने अकेलेपन से घबरा गई थी। नहीं सुननी मुझे कहानी वहानी, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ? बंटी रूखेपन से बोला। सविता देवी को ऐसा लगा जैसे उनके कलेजे पर किसी ने पत्थर दे मारा हो। उन्होंने आगे कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो उनका मुंह उसी तरह खुला का खुला रह गया और ग्लानि के आंसू उनकी आंखों में भर आए। उन्हें याद आया कि कैसे उनके छोटे बेटे मोहन के बच्चे उनसे कहानी सुनने के लिए बेताब हो जाते थे। एक दिन सविता देवी बीमार थी, फिर भी बच्चे उनसे कहानी सुनाने की जिद करने लगे। सविता देवी भी जब तक बच्चों को कहानी नहीं सुना देती तब तक उन्हें नींद नहीं आती थी। उस दिन सविता देवी को कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी बच्चे दादी से कहानी सुनाने की जिद करने लगे। आज ऐसे ही सो जाओ मेरे बच्चों, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सविता देवी कराहते हुए बोली। दीपा और दीपक, दादी को तंग मत करो और सुनो, दादी को ये टैबलेट पानी के साथ खिला दो। स्वाति ने बच्चों को आवाज लगाई। दीपक अपनी माँ के हाथ से टैबलेट लेकर अपनी दादी को बड़े प्यार से अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिलाने लगा। सविता देवी अपने पोते के हाथों का कोमल स्पर्श पाकर प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। दीपा अपनी दादी के सिरहाने बैठकर उनका सिर दबाने लगी। अपने बच्चों का प्यार पाकर सविता देवी का सिर दर्द क्षण भर में छूमंतर हो गया। सच भी तो है, दवा के साथ अगर स्नेह व अपनापन भी मिले
तो तबीयत बेहतर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। बड़ी बहू निशा तो कभी सविता देवी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती और राकेश भी अपने बीवी बच्चों में ही मग्न रहता। सविता देवी की इच्छा होती कि राकेश उन्हें अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाए, पर राकेश उन्हें कभी नहीं बुलाता। सबके खाने के बाद सविता देवी रसोई में अकेली ही खाना खाती। उन्हें याद आया कि कैसे उनके छोटे बेटे मोहन की पत्नी स्वाति सबको साथ बिठाकर खाना खिलाती थी। उस खाने का स्वाद ही कुछ और होता था। अपने बेटे बहू व पोते पोती के साथ बात करते करते कब थाली की रोटियां खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता था। पर यहाँ तो सविता देवी को खाने के 2 कौर खाना भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन निशा की सहेली सोनाली घर पर आई हुई थी। नाश्ते पानी और हंसी ठिठोली का दौर चल रहा था। और बताओ निशा, बिट्टू को संभालने के लिए किसी नौकरानी का इंतजाम हुआ कि नहीं? निशा की सहेली सोनाली ने पूछा। हाँ सोनाली, हो गया इंतजाम, और नौकरानी भी बहुत भरोसेमंद मिली है। बिट्टू का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखती है। मुझे तो अब कोई टेंशन ही नहीं है। निशा हंसते हुए बोली। तुम्हें इतनी अच्छी नौकरानी किस एजेंसी से मिली है? मुझे उस एजेंसी का नाम बताना। मैं तो अपनी पुरानी वाली नौकरानी से बहुत परेशान हूँ। वो मेरे बच्चे का ध्यान भी ठीक से नहीं रखती। कोई अच्छी नौकरानी मिल जाए तो मैं उसे निकाल दूं। सोनाली गंभीर स्वर में बोली। एक राज की बात बताऊं? वो नौकरानी कोई और नहीं, मेरी सास है। हमने सोचा कि दादी से बेहतर अपने पोते की देखभाल और कौन कर सकता है, इसलिए बहाने से हमने अपनी सास को यहाँ बुलवा लिया। निशा शेखी मारते हुए बोली। बढ़िया है, काश मेरी सास भी जिंदा होती। सोनाली ने आह भरी। सविता देवी ने जब ये सब सुना तो वो क्रोध से कांप गई। वे भली भांति जानती थी कि यहाँ पर वे एक नौकरानी की हैसियत से ही आई हैं, पर बाहर वाले के सामने भी अपना इतना अपमान उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। दरअसल उसी समय सविता देवी निशा से बिट्टू की दवाई के बारे में पूछने आई थी, लेकिन अपने बारे में बातें होती सुन कमरे के बाहर ही ठिठक कर खड़ी हो गई थी। सविता देवी को मोहन के परिवार की याद सताने लगी। वे वापस जाने के लिए व्यग्र हो उठी। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे यहाँ नहीं रहेंगी। राकेश बेटा, मुझे मोहन के घर पहुंचा दे, यहाँ मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। अगले दिन ही सविता देवी अपने बेटे से बोली। क्यों माँ जी, आपको यहाँ क्या तकलीफ है? निशा बीच में ही बोल पड़ी। उसे अपनी नई आया की चिंता जो सता रही थी। तकलीफ तो कुछ नहीं है बहू, पर मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। सविता देवी सपाट स्वर में बोली। आपका मन तो उन फटेहाल देवर जी के घर ही लगता है। वहां पर आपको क्या मिलता होगा? यहाँ पर तो सब आराम है। दूध, फल, रोटी, सब्जी सब तो मिलता है आपको। निशा नाक भौं सिकोड़ कर बोली। फिर भी बहू, उस रोटी में और इस रोटी में बड़ा फर्क है। सविता देवी अपना अटैची जमाते हुए बोली। क्या फर्क है, जरा मैं भी तो सुनूं। निशा चिढ़कर बोली। उस रोटी में अपनत्व की मिठास है, जबकि इस रोटी में मुझे परायेपन की झलक दिखाई पड़ती है। उस घर में मैं एक माँ की हैसियत से रहती हूँ, जबकि इस घर में मैं एक नौकरानी की हैसियत से रहती हूँ। सविता देवी का जवाब सुनकर निशा निरुत्तर हो गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।